हेलो डियर स्टूडेंट्स, पाथफाइंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू का ये पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि व्हेन आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज लेंथ ए, each of them experiences a net force of magnitude F. Now, these charges are placed on the vertices of another cube of edge length B. What will be magnitude of net force on any of the charges B? These cubes are simply geometrical constructs and not made of any matter. तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायमेंशनली सॉल्व कर सकते हैं, और आगे आप देखोगे कि इस पाथफाइंडर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बजाय डायमेंशनली सॉल्व करने के बारे में अटेम्प्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक साइड ए लेंथ का कोई क्यूब है, और इसके 8 वर्टाइसेस पे हमारे पास 8 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, कुछ इस तरह से। दिस इज अ क्यूब। तो मैं इसमें से कोई एक वर्टेक्स चूज कर लेता हूँ, और मैं चाहूँ तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। वेक्टर एनालिसिस 1 2 3 4, दीज आर द 4 वर्टाइसेस, 5 6 7 8। तो सपोज यहाँ पर मैंने कोई चार्ज ले लिया, तो इस पे सारे चार्जेस करंट फोर्स लगेगा। तो इनकी अगर हम बाकी चार्जेस से डिस्टेंस देखें तो इससे डिस्टेंस ए हो गई, इससे डिस्टेंस ए हो गई, इससे डिस्टेंस √2 ए हो गई, इससे डिस्टेंस ए, इससे डिस्टेंस √2 ए, इससे डिस्टेंस √3 ए, और ऐसे ही इससे डिस्टेंस √2 ए। तो हम सारे चार्जेस से, अलग अलग पॉइंट चार्जेस से डिस्टेंसेस निकाल लेंगे, और फिर किसी भी एक पेयर के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा F इजिकल टू के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, या तो ए स्क्वायर होगा, या तो 2a स्क्वायर होगा, या तो 3a स्क्वायर होगा। और फिर सारे फोर्सेस को आप वेक्टरली ऐड करोगे तो कुछ भी होगा, उनका जो वेक्टर एडिशन किया जाएगा उसमें एक हमारे पास उन सबको ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर में तो ए स्क्वायर होगा ही होगा, और बाकी कोई एक और नंबर हो सकता है जिससे हम मल्टीप्लाई करना पड़े। तो उस नंबर को मैं के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर को मैं बोलता हूँ, लेट्स से आई गॉट द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स, दैट इज दिस। अगर मुझे एग्जैक्ट एफ की कैलकुलेशन करना होगा देन आई विल बॉदर अबाउट दिस गामा, क्योंकि मुझे दो केसेस में फोर्सेस का कंपैरिजन करना है। तो मेरे लिए गामा इंपॉर्टेंट नहीं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि फोर्स जो होगा वो क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स उसकी जो एच की साइड्स है उसके इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और एक कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यूब के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसी तरह से जब हमारे पास सेम टाइप का एक दूसरा क्यूब है, लेकिन उसकी साइड बी है, और उसके भी सारे वर्टाइसेस पे सेम चार्ज रखा हुआ है, तो किसी एक चार्ज पे बाकी के कारण जो फोर्स लग रहा है, लेट मी कॉल दैट एफ डैश। तो ये एफ डैश क्या हो जाना चाहिए, गामा इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई साइड का स्क्वायर। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, कंपेयर कर लें, तो हमको मिलेगा एफ डैश बाई एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहां से मैं बोलूंगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और जो कि हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। पाथफाइंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एमसीक्यू का दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि दो चार्ज स्फेयर हैं, वो एक फाइनाइट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के हिसाब से सामने के फिगर में जिससे दिया हुआ से रखे हुए हैं। इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है उसको पहले हमने उन स्फेयर्स को पॉइंट चार्ज मान के सॉल्व किया, और उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। तो अगर कैलकुलेटेड और मेजर्ड वैल्यू एफ सी और एफ एम हो तो इनमें से क्या क्या ऑप्शन सही होंगे, हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि इस पे चार्ज जो है वो हो गया से Q1 हो गया, और Q1 Q2 के साइन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इनके सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो R हो गया। तो क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं कि अगर हम ये मान लें कि उसको जो जो पहले कैलकुलेट किया जा रहा है वो ये मान के कैलकुलेट किया जा रहा है कि वो पॉइंट चार्जेस हैं, और वो पॉइंट चार्जेस उनके रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे हैं। तो जो फोर्स है उसको बोला जा रहा है एफ सी।
यानी कि मैं ये वाले सारे चार्ज को इसके सेंटर पे ला दूं और इस चार्ज को इसके सेंटर पे ला दूं, तो एकदम सिंपल पॉइंट चार्ज हो गया और डायरेक्टली मैं कूलम्स लॉ लगाऊंगा, तो मुझको मिलेगा एफ सी इज इक्वल टू के, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो रिपल्सिव अट्रैक्टिव हो दोनों मैग्नीट्यूड तो एक ही हो जाएगा, तो के Q1 Q2/R², ये आ गया एफ सी। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फिर उसमें हमें देखना है कि लाइक चार्जेस हैं अनलाइक चार्जेस हैं, और मटेरियल इंसुलेटिंग है या कंडक्टिंग मटेरियल है। तो अब इस केस में मान लो कि मैंने यहाँ पर रख दिया, तो सपोज ये दोनों को पहले मान लेते हैं, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और इनको लाइक चार्जेस बोल देते हैं, यानी कि या तो प्लस प्लस ले लो या माइनस माइनस ले लो, तो हम बोल देते हैं कि दीज आर द लाइक चार्जेस, पॉजिटिव ले लेते हैं लाइक चार्जेस। अब क्या होगा, थोड़ा समझने के लिए दोनों को हम पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हो गया क्या है कि अगर पहले मैं इस चार्ज को ना देखूं और Q1 के कारण देखूं, तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगी, और ऐसे ही Q2 के कारण इधर देखूं तो Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अगर ये इसको मैं प्रॉपर कंडक्टर समझूं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज जो उसका, अभी तो पहले हमने सारे चार्ज को उसके सेंटर पे माना था, तो हमने माना था कि सारा चार्ज उनके रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे है, लेकिन Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो Q1 के चार्जेस हैं वो थोड़े से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, और Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q2 के जो चार्ज होंगे वो थोड़े से राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो शिफ्टिंग विल बी वेरी फ्लूइड, तो उसमें ज्यादा शिफ्टिंग होगा। अगर नॉन कंडक्टर है तो भी शिफ्टिंग होगा। तो एक्चुअली कंडक्टर एक ऐसा नॉन कंडक्टर होता है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है। हर नॉन कंडक्टर की कुछ ना कुछ रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो फिर जो चार्जेस का पोलराइजेशन होता है वो एक हमेशा होता है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है वहाँ पोलराइजेशन ज्यादा होता है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है वहाँ पोलराइजेशन कम होता है। तो सब में थोड़ा थोड़ा पोलराइजेशन होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड कारण Q1 के चार्जेस थोड़े से लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, और Q2 के कारण Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q2 की चार्जेस थोड़े से राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, और उनको मैं एक पॉइंट चार्ज बना करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखना चाहता हूँ। तो अब मेरे लिए क्या होगा कि मेरे लिए इफेक्टिव जो चार्ज है Q1 का, दैट वुड बी समवेयर हियर, और Q2 का जो इफेक्टिव चार्ज है दैट वुड बी समवेयर देयर। तो अब इनको पॉइंट चार्ज बना के मैं काम करना चाहता हूँ अभी भी। तो अब इनके जो बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो होगी, दिस डिस्टेंस इज R1, एंड ऑब्वियसली दिस R1 इज मोर देन R। तो इस केस में इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स को बोल दूं मैं Fm, और इधर जो फोर्स लग रहा है इस पे फोर्स लग रहा है Fm। तो Fm की वैल्यू आएगी, Fm की वैल्यू आ जाएगी K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई R1², एंड R1 की वैल्यू R से ज्यादा है, यानी कि इसकी वैल्यू FC से कम है। तो व्हेन चार्जेस आर लाइक, ऐसे ही अगर मैं समझ लूं कि ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो किसी एक को पॉजिटिव मान लो, किसी एक को नेगेटिव मान लेते हैं। मान लो कि Q1 को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, ये Q1 है जो कि पॉजिटिव था, और ये Q2 है जो कि नेगेटिव है। तो एक बार फिर से देखिए, पहले नॉर्मल केस में हमने क्या किया, इसके सारे चार्जेस को उनके सेंटर पे पॉइंट चार्ज रख के काम कर लिया। Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्जेस पे लगेगी, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो Q2 है इसमें जो पोलराइजेशन होगा, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड कारण जो पोलराइजेशन होगा उसके कारण जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो इनका जो इफेक्टिव चार्ज है वो सेंटर के थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, समवेयर हियर।
तो अब क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने Q2 को रख दिया। ऐसे ही Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 नेगेटिव है, तो Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स Q2। और इसकी Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q1 के चार्जेस थोड़े से राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। अगेन दैट इज अ मैटर ऑफ डिग्री, चाहे कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर, शिफ्टिंग होगा। कंडक्टर होगा तो शिफ्टिंग ज्यादा होगा, नॉन कंडक्टर में डिपेंडिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा उसमें शिफ्टिंग कम होगा, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है उसमें शिफ्टिंग ज्यादा होगा। बट कंपेयर टू दैट केस, जो हम मेजर्ड केस कर रहे हैं उसकी तुलना में कुछ शिफ्टिंग हुआ, तो अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ R2। और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है Fm, इधर लग रहा है Fm। तो अगर ये हमारे चार्जेस अनलाइक हैं, तो Fm इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R2 स्क्वायर, एंड दैट वुड बी, क्योंकि R2 कम हो गया तो ये Fc से ज्यादा हो गया व्हेन चार्जेस आर अनलाइक। तो अब हम कौन से ऑप्शन की ओर जा सकते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो Fc ग्रेटर देन Fm, लाइक चार्जेस में, तो यस Fc ग्रेटर देन F1, और अनलाइक में Fc लेस देन। बट ये जो बात है ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि मटेरियल इंसुलेटर है कि नॉन इंसुलेटर है। तो हमारे लिए जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, irrespective of their charges Fc is more than Fm when the charges are like, and Fc is less than Fm when charges are unlike, irrespective of the nature of material. So the correct answer is answer D. पाथफाइंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इस क्वेश्चन में बोला जाता है थिन कंडक्टिंग रिंग इज रप्चर्ड when it is given a charge q, consider another ring, another thin conducting ring, radius of which is n times and tensile strength is k times of the former ring. How much maximum charge can this second ring be given without rupturing? And some options are given. There is objection for these option to me. तो ऑब्जेक्शन ये है कि जब उन्होंने क्वेश्चन में मैक्सिमम लिख दिया फिर उन्होंने लेस देन लिखना नहीं चाहिए। अगर सिर्फ यही बोलते हैं कि कितना चार्ज होना चाहिए तो फिर वो लेस देन के साथ आंसर करते हैं। तो खैर इतनी बात को हम समझ करके क्वेश्चन अच्छा है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सपोज हमारे पास एक ये रिंग है, और जब इस रिंग को हम चार्ज दे दें तो इस आपस के चार्ज के कारण हर एलिमेंट में रिपल्शन होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण इस रिंग में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो नॉर्मल वे में जैसे हम टेंशन निकालते हैं तो वैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, टेंशन जब भी निकालते हैं सर्कुलर पार्ट में तो उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। वो छोटा सा पार्ट मान लो कि सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा हो, उसको भी दो इक्वल पार्ट में डी थीटा बाई टू में बांट दो, और उस छोटे से पार्ट को आप ऊपर सेलेक्ट कर लो। तो हमने स्मॉल लिटिल पार्ट को यूं सेलेक्ट कर लिया कुछ ऐसे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द दैट सर्कल, ऐसा। इस पार्ट को इधर वाला कुछ टेंशन टी से खींच रहा होगा, इसको कुछ इधर टेंशन टी से खींच रहा होगा, और ये ऐसे है। इसके दो पार्ट डी थीटा बाई टू। तो इसके आप कंपोनेंट्स कर दोगे, कुछ इधर कंपोनेंट आ जाएंगे कुछ इधर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ध्यान से देखो, ये डी थीटा बाई टू, ये डी थीटा बाई टू, ये डी थीटा बाई टू, ऐसे ये डी थीटा बाई टू। तो इनके कंपोनेंट्स करेंगे तो इधर हमको मिलेगा टी साइन डी थीटा बाई टू, टी साइन डी थीटा बाई टू। जो बच्चा पाथफाइंडर लगा रहा होगा उसको ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि पाथफाइंडर तो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस है, तो नॉट फॉर द वीक हार्टेड पीपल। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें डायरेक्ट कर दी। आई एम सपोजिंग दैट यू नो इट क्वाइट वेल। अच्छा, इस पार्ट के चार्ज को मैं बोल देता हूँ, इस पार्ट पे जो चार्ज है डी क्यू, और हम डी क्यू को निकाल सकते हैं। पूरी रिंग का चार्ज है क्यू, इसकी रेडियस को आर मान लो,
और पूरी रिंग ऑब्वियसली सेंटर पे 2 पाई एंगल सबटेंड कर रहा है, ये डी क्यू चार्ज सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई 2 पाई इंटू डी थीटा। अच्छा, अब देखो ये इसको तो मैंने बहुत बड़ा कर दिया बाय डेफिनेशन, ये बहुत ही छोटी सी चीज है, डी डी क्यू ले रहा हूं। तो इस छोटे से पार्ट पर बाकी ये जो हमारा दिख रहा है बाकी रेस्ट ऑफ द रिंग, उसके कारण सिमेट्री से एक आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। एंड फॉर दैट मैटर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द आउटवर्ड डायरेक्शन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन मुश्किल है और हमें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक केस में कुछ बोला जा रहा है कि क्यू चार्ज देने पे रप्चर हो रहा है, और दूसरे केस में कितने चार्ज देने पर रप्चर हो जाएगा या तो हमें बस सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म क्या होने वाला है, सोचते हैं। बट उसको सोचने के पहले ये सोच लिया जाए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डी क्यू चार्ज रखा हो तो उस पर क्या फोर्स लग जाएगा, डी एफ फोर्स लग जाएगा। और अब अगर मैं इसकी बैलेंसिंग कर दूं तो फिर ये जो डी एफ है और नीचे के 2t sin d थीटा/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2t sin d थीटा/2 इज इक्वल टू डी एफ। एंड व्हाट इज डी एफ? डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ई। अच्छा, ये थीटा बहुत छोटा है, तो इस छोटे से थीटा में साइन थीटा को हम थीटा लिख देते हैं, क्योंकि डी बाय डेफिनेशन डी थीटा इज वेरी स्मॉल। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2t and d थीटा/2। और डी क्यू की वैल्यू लिखा मैंने, डी क्यू की वैल्यू लिखा q/2 पाई इंटू डी थीटा, और इधर से लिख दिया e। तो 2 और 2 को काट दो, डी थीटा को काट दो, तो इस रिंग में जो टेंशन आ गया, ये टेंशन क्या हो जाएगा, ये टेंशन हो जाएगा q/2 पाई इंटू ई। अब ई के बारे में सोचना, ई का एक्सप्रेशन कैसा होगा। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ के क्यू बाई डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अभी हमने पहला क्वेश्चन में क्यूब के बारे में बात किया था। तो इस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन होने वाला है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेस्ट ऑफ द पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इसी चार्ज का, बाकी बचे हुए का जो चार्ज होगा ऑब्वियसली दैट इज अ पार्ट ऑफ क्यू, यानी कि क्यू के प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। और कौन सी डिस्टेंस लेंगे, रेडियस आर लेंगे। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वैसे जैसे भी मैंने लिखा था, कुछ मैं बोल देता हूँ से अल्फा क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टाइप, सॉरी नॉट क्यू स्क्वायर, अल्फा क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अगर इसको मैं यहाँ पर रख दूं और थोड़ा सा अरेंज कर दूं, तो मेरे पास इस टेंशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा अल्फा बाई 2 पाई को मैं कुछ गामा बोल देता हूँ, तो ये मैं लिख सकता हूँ दैट शुड बी गामा टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये बात होगी। अब अगर इसकी एक अपर लिमिट है, तो ये जो है जब इसको हम चार्ज देते हैं तो ये रप्चर हो जाता है, चार्ज देंगे तो इसका टेंशन बढ़ेगा, और यानी कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो टी होगी। अब हमारे पास एक दूसरा रिंग है, उस रिंग का जो रेडियस है वो एन टाइम्स है और टेंसाइल स्ट्रेंथ के टाइम्स है, यानी कि इस रिंग का जो टेंशन होगा, जितना मैक्सिमम टेंशन वो बियर कर सकता है, वो हो जाएगा पिछले वाले का के टाइम्स, यानी कि के टी। और इसका जो चार्ज है उस चार्ज को मैं बोल देता हूँ कैपिटल क्यू, तो गामा इंटू क्यू स्क्वायर। और रेडियस को बोल दिया इन्होंने एन टाइम्स, तो रेडियस हो गया एन टाइम्स, यानी कि एन स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इससे इसको डिवाइड कर दूं, तो मुझको मिल जाएगा k इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो मुझको मिलने वाला है कि क्यू स्क्वायर बाई स्मॉल क्यू स्क्वायर, एंड इधर से एक एन स्क्वायर हो गया।
यानी कि हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर। यानी कि कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन रूट के इंटू क्यू। और ये ऑब्वियसली मैंने वैसे ये मैक्सिमम ले रखा। जब ये मैक्सिमम ले रखा है तो मैंने पहले बोला फिर इनइक्वालिटी के साइन का कोई मतलब नहीं है। तो एन रूट के इंटू क्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। पाथफाइंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं पॉइंट ए और बी पर, और हमको बताना है इसमें से कौन सी जो फील्ड लाइंस हैं ये किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की क्रिएटेड लाइंस हैं। तो ये तो एक आसान क्वेश्चन है। तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो तो इसकी फील्ड लाइन ऑब्वियसली रेडियली अवे होती है, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, एंड सो ऑन। और अगर नेगेटिव चार्ज की होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी ओर होगी। और ये भी हमको दिखाना पड़ता है कि दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होती है, यानी कि उसको हम एक कम लेंथ के वेक्टर से दिखाएंगे, और पास के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो उसको हम एक बड़ी लेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड से दिखाएंगे। तो सपोज थोड़ी सी बात समझते हैं, ऐसे इसको 1 मिनट के लिए मिटा देता हूँ, फिर कुछ और बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर सपोज ये मान लो कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू यहाँ पर है, ऐसे, और इसकी फील्ड लाइन मैंने कहीं यहाँ पर बना दिया, इस जगह पे बना दिया, यहाँ पर कुछ ऐसे बना दिया और यहाँ पर ऐसे बना दिया। ये ए पर फील्ड लाइन कुछ ऐसी होगी और बी पर फील्ड लाइन ऐसे होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैं खींचूंगा तो उनका जो है इंटरसेक्शन होगा वहीं पर चार्ज होगा। या ऐसे ही अगर ये हमारे पास माइनस क्यू की लाइन हो तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी होगी, और इस पॉइंट पर मैं दिखाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी। तो आप ये समझ सकते हो कि एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम दिखाएं दो अलग अलग पॉइंट्स पे, तो उन फील्ड लाइन का एक्सटेंशन, उन फील्ड लाइन का जहां पर आगे बढ़ाने पर, या है ना, ऑलरेडी इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जहां पर इंटरसेक्शन होगा वहीं पर वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। तो एक एक ऑप्शन को देखें। तो अगर मैं ऑप्शन ए के बारे में बात करूं, लेट मी रिमूव दिस नाउ, ताकि हम इसी पेज पे बात कर सकें। तो ऑप्शन ए के बारे में बात करें तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इनकी लेंथ पे भी गौर करना है आपको। ये बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर दिख रहा है वो कुछ ऐसा है, और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा है, और इनको मिलाने वाली जो लाइन है वो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट चार्ज कहाँ पर होगा? अभी जैसे मैंने बोला पॉइंट चार्ज उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फील्ड लाइन आप देखो जिस पॉइंट पर बात करी वहां इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ से ये डिसाइड हुआ कि चार्ज यहाँ पर होगा, और चार्ज के रिस्पेक्ट में देखो तो फील्ड लाइन अवे है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अच्छा, ये इस पॉइंट का नाम रख दो ओ। तो डायग्राम से आप देख पा रहे हो कि ओ ए इज ग्रेटर देन ओ बी। तो अगर ज्यादा है, पॉइंट चार्ज से ज्यादा दूरी पर है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, और पॉइंट चार्ज से कम दूरी पर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। यानी कि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होनी चाहिए और ए पे कम होनी चाहिए। और ये बात ए पर रिड्यूस लेंथ और बी पर ग्रेटर लेंथ से दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन एकदम सही बात है। और ए और बी में कोई अंतर नहीं है अगर वैसा देखा जाए। तो बस एक अंतर है कि ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ बड़ी दिखाई जा रही है और बी पे छोटी दिखाई, और हम बात कर चुके हैं अगर इसको मैं पीछे खींचूं और इसको पीछे खींचूं तो यहाँ पर कहीं पॉइंट चार्ज होगा। इस पॉइंट चार्ज से ए ज्यादा दूरी पर है, तो ए पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, बी कम दूरी पर तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखा रहा है, ए पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बी पे कम है, यानी कि बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो बी इज इनकरेक्ट ऑप्शन।
ऐसे ही अगर हम ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी में ये बी है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ए पॉइंट है ये हमारा, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे, और ये परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारा चार्ज होना चाहिए, तो चार्ज यहाँ पर होना चाहिए। अब ये चार्ज कैसा होना चाहिए, अगर ए पर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस चार्ज की ओर है, और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उस चार्ज की ओर है, यानी कि ये जो चार्ज मैं बना रहा हूँ ये चार्ज हमारा एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये हमारा एक माइनस क्यू हो गया और ओ। और फिर से आप देखो तो आपको दिख रहा है कि ओ बी इज लेस देन ओ ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ए की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगा, क्योंकि बी वाला पॉइंट ओ से ओ के पास में। और ये बात बी पर एक बड़े लेंथ के वेक्टर और ए पर एक रिलेटिवली छोटे लेंथ के वेक्टर से दिखाया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमारा ऑप्शन सी भी सही है। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बस अंतर है कि बी पर जो वेक्टर है उसकी लेंथ छोटी दिखाई जा रही है और ए पर बड़ी दिखाई जा रही है, और हम बात कर चुके हैं कि बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा ए से, तो बी पे हमारा बड़ा लेंथ दिखाना चाहिए और ए पे छोटा लेंथ दिखाना चाहिए, और चूंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है इसलिए एक रॉन्ग ऑप्शन हुआ। सो डी इज नॉट करेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पाथफाइंडर का क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि दो equal point like positive charge हैं A और B are fixed on the y-axis equidistant from the origin. What can you say for the net electrostatic force on a small electrically neutral rod placed on the x-axis as shown in the figure? कोई फोर्स नहीं, या origin से अवे या towards origin, या information insufficient है। तो थोड़ी सी बात समझिए। अब आपको एक रिजल्ट याद होगा कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो कुछ ऐसा, इसकी एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर चलूँ एक्स दूरी पर और इसकी रेडियस आर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसका फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर की 3/2, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और अब आप सोच रहे होगे यहाँ तो रिंग नहीं है, अभी आते हैं उस पर। इसका वेरिएशन, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है दैट इज इम्पोर्टेंट। उस वेरिएशन अगर आपको ध्यान हो तो फट से चुटकी में हम काम कर लेंगे। दिस इज एक्स, दिस इज ई, तो ये वेरिएशन कुछ ऐसा होता है, और ये वेरिएशन जो होता है वो एक्स इज इक्वल टू r/√2 पर मैक्सिमम होता है। अब इस चीज को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। ये रिजल्ट किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है जिन चार्जेस की एक्सिस से दूरी सेम हो। बेसिकली अगर हमारे पास रिंग ना हो करके एक हम रिंग बना लेते हैं, और रिंग पर हमने कुछ सिमेट्रिकली डिस्क्रीट चार्जेस रख दिए। अगर रिंग पर मैं सिमेट्रिकली डिस्क्रीट चार्जेस कुछ यहाँ रख दूं, या यहाँ रख दूं, या यहाँ रख दूं, या यहाँ रख दूं, या यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, सिमेट्रिकली रख दो, दिस फॉर्मूला इज स्टिल वैलिड फॉर दैट। जो फॉर्मूला होगा वहां पर क्यू की जगह क्यू टोटल आ जाएगा। शर्त यह है कि ये जो चार्जेस हैं, जितने भी चार्जेस हैं वो सेंटर से सब बराबर दूरी पर हों और सिमेट्रिकली प्लेस्ड। अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ वाई और जेड कंपोनेंट भी आ सकते हैं। तो अब इस बात को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, और सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लॉट को बना दूंगा मैं। तो वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। देखिए पाथफाइंडर का क्वेश्चन लगाने का मतलब कि आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बार पढ़ लिया है, यू हैव गॉन थ्रू ऑल द रेलेवेंट रिजल्ट्स, और अगर आपको डायरेक्टली करोगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम जाएगी।
So that is not for them who are doing directly attempting without getting drilled through the फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर कुछ चार्जेस हैं, Q और Q है, सिमेट्रिकली चार्जेस हैं। तो इसकी मैं सीधे से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बना देता हूँ। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मान लो कि इधर ही मैं बोल दूँ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस इधर है से, और इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बन गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, बस दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ गया। अब डिपेंड करता है कि वो जो हमारे पास क्या है, ये एक न्यूट्रल रॉड है। तो ये न्यूट्रल रॉड कहाँ पर रखा हुआ? न्यूट्रल रॉड अगर यहाँ पर कहीं रखा होगा, इसको थोड़ा ऐसे दिखा दिया जाए, तो क्या होगा? अब ये कंडक्टर है तो बहुत अच्छे से पोलराइज होगा, नॉन कंडक्टर है तो फिर कम अच्छे से पोलराइज होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज करेगा। पोलराइज करेगा का मतलब कि एंड्स पे प्लस माइनस चार्जेस आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और यहाँ आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई ऐसे। और अब क्या होगा कि न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्जेस शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर कुछ चार्जेस यहाँ शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज, तो रिलेटिवली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस नेगेटिव चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि वहां पर मैग्नीट्यूड कम है, तो यहाँ पर एक छोटा फोर्स लगेगा, और यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यहाँ बड़ा फोर्स लगेगा। तो इस पे नेट फोर्स तो राइट साइड में आ गया, कुछ ऐसे आ गया। अब अगर आप ऐसे सोचो कि अगर मैं इस रॉड को कहीं यहाँ पे रख देता हूँ, ये रॉड कहीं इस जगह पर हो, तो आप देख पा रहे हो ये वाली इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड में ही है, तो चार्जेस का शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट में होगा। तो पॉजिटिव कुछ इधर आ गया, नेगेटिव कुछ इधर आ गया, और इस नेगेटिव पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ी है, तो यानी कि यहाँ पर एक बड़ा फोर्स लग गया, इधर छोटा फोर्स लग गया। तो इस पे नेट फोर्स कुछ ऐसे लग जाएगा। तो अब नेट फोर्स किधर लगेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल रॉड, और वो हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। सो आई विल से दैट इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू फाइनली प्रॉपरली कंक्लूड कि इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है।